हेलो बच्चों, आप सभी का मेरी फर्स्ट लेक्चर में स्वागत है। और आप सभी का इनफैक्ट फर्स्ट लेक्चर है, मेरा भी आपके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है रविश दीक्षित और मैंने बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है, दैट इज़ आई एम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। और मैं आप सभी को IITian साइंस पॉइंट में बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको मेरे क्वालिफिकेशन से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, राइट? ओके, एंड लेक्चर में बिगिन करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स पर आपसे इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक सिलेबस को लेकर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, बिकॉज सिलेबस जो है आप सभी को पता है क्या सिलेबस है। आप सभी ने कहीं ना कहीं से सिलेबस का पता लगा लिया होगा। ओके, मैं ये एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो बच्चों, आप सभी को ये एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि 12th जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बट 11th का सिलेबस नीट के लिए, मैं बता रहा हूँ, नीट के लिए जितना सिलेबस 12th का इम्पॉर्टेंट है उतना ही 11th का भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है कि वो लोग 11th में ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा स्टडी को लेकर एक्टिव नहीं होते हैं, और 12th में एक्टिव होते हैं, पर कहीं ना कहीं 12th में जाते जाते 12th में पढ़ते पढ़ते वो कोप अप नहीं कर पाते, वो स्पीड अप नहीं कर पाते कि वो 11th का भी सिलेबस कवर कर पाए। ठीक है, सो 11th में भी आपको ऐसे ही पढ़ना है कि जैसे आप 12th का ही सिलेबस पढ़ रहे हो। ठीक है, अब 12th में भी आप सीरियस इसीलिए ज़्यादा रहते हो कि क्योंकि आप सभी को पता है कि वहाँ पर बोर्ड्स भी आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? सो कहीं ना कहीं आप इसलिए भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हो। पर मैं एक चीज़ बता दूं कि 11th को भी आपको इक्वल ही इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि आप नेशनल लेवल का एग्ज़ाम में compete करने जा रहे हो, राइट? सो नेशनल लेवल एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, और कंटिन्यूसली फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, जिस दिन आपका पेपर है नीट का, उस दिन तक आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा फोकस होकर, बहुत कम टाइम वेस्ट कर पढ़ाई करनी है। इनफैक्ट बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी जब हम क्लासरूम सेशन में आएंगे तब और ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। ठीक है, अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर, बायोलॉजी। ठीक है, अब इस पर मैं एक चीज़ बता दूं कि 11th के सिलेबस में आपको आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट इज यूनिट नंबर 3। ठीक है, थर्ड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसमें 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, दूसरा चैप्टर है सेल साइकिल है। ओके, सेल साइकिल चैप्टर है, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल प्रिसाइजली बोलूँ तो मैं, जहाँ पर हम सेल डिवीजन का मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे। उसके अलावा ये हो गए 2 चैप्टर। तीसरा चैप्टर है जहाँ पर हम देखेंगे अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सेल और दे आर फाउंड इन द सेल। ठीक है, सो ये 3 चैप्टर है इस यूनिट में। तो कहीं ना कहीं हमको इस यूनिट से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा अबाउट सेल, राइट? आप सभी ने अपने लोअर क्लासेस में थोड़ा बहुत जो है सेल के बारे में डिस्कशन किया ही है, राइट? सेल जो है उसके बारे में आप सभी ने डिस्कशन जो है वो अपने लोअर क्लासेस में किया ही है। आप सभी को थोड़ा बहुत जो है सेल के बारे में आइडिया होगा। ठीक है, सो हम अब आगे का जो पार्ट पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट जो चैप्टर होगा इस यूनिट से, वो होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल जो है, सेल के बारे में जानने से पहले आप सभी को पता है कि नेचर में
दो टाइप के कंपोनेंट हैं हमारे यूनिवर्स में, कहीं ना कहीं दो टाइप के कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट है बायोटिक कंपोनेंट, राइट। एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट। एबायोटिक या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट के एग्जांपल्स आप सभी लोग को पता है, एयर, वाटर, सॉइल, रॉक एक्सेट्रा, राइट। लिविंग कंपोनेंट मतलब बायोटिक कंपोनेंट के भी एग्जांपल्स आप सभी को पता है, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, एल्गे, राइट, अमीबा, ये सारे लिविंग कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, राइट। सो मेरा जो है आपसे दो सवाल है, ठीक है। पहला सवाल है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग क्यों कहा जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कॉलिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एज लिविंग? ठीक है, पहला सवाल। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि ऐसा क्या कंपोनेंट या क्या ऐसी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है जो नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होती है? तो दो सवाल, पहला सवाल लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग क्यों कहा जाता है, दूसरा सवाल है कि ऐसी क्या चीज है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो थोड़ा सोचो। तो अब देखो, सोचने के बाद आप सभी को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया होगा कि वो चीज है सेल, राइट। वो चीज क्या है? सेल है। सेल जो है इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होता है? सेल, राइट। अब बात करें सेल के ऊपर, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। पहला है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल, दो टाइप के होंगे, बहुत सिंपल है। पहला है यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टी सेलुलर, सही है। यूनिसेलुलर मतलब जो कि किससे बने हैं? मेड अप ऑफ वन सेल, ठीक है। एंड मल्टी सेलुलर मतलब मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, बहुत सिंपल है, ठीक है, सही है। यूनिसेलुलर में एग्जांपल्स आप ले सकते हो, अमीबा, कॉलेरा, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं, अमीबा, कॉलेरा। उसके अलावा मल्टी सेलुलर में आप एग्जांपल ले सकते हो व्हेल फिश, बैनियन ट्री, राइट। सो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब डेफिनेशन की मैं बात करता हूँ, ठीक है। अब डेफिनेशन पे मैं आता हूँ, तो डेफिनेशन में मैंने लिखाया है कि इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। ये सेल का डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन मैंने लिखाया है कि इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो यही चीज मैंने लिखाई है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसके अलावा लिखा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो बच्चों, राइट, अभी आपके यहाँ पर एक बिल्डिंग है, राइट। सो बिल्डिंग में कहीं ना कहीं सपोज से 15 फ्लैट्स हैं, 15 रूम्स हैं। फ्लैट से मेरा मतलब है रूम्स, ठीक है। अब हर एक रूम को आप देखोगे तो हर एक रूम में कहीं ना कहीं दीवारें हैं। एक रूम आप मान के चलिए कि 5 दीवारों से बन जाए, राइट। एक रूम 5 दीवार से बनेगा। अब हम एक दीवार की बात करें तो एक दीवार कहीं ना कहीं किससे बनता है? ब्रिक्स। किससे बनता है? ब्रिक्स। ब्रिक्स इन द सेंस ईंटों से बनता है, राइट। सो ईंट जो है वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एक बिल्डिंग बनाने के लिए, करेक्ट है। क्योंकि जब ईंट एक साथ अरेंज करोगे तो दीवार बनेगी, बहुत सारे दीवार एक साथ अरेंज करोगे तो रूम बनेगा, बहुत सारे रूम्स एक साथ अरेंज होंगे तो क्या बनेगी? एक बिल्डिंग बनेगी, करेक्ट है। सेम चीज यहां पर भी है कि सेल जो है, ये सेल एक साथ आकर टिश्यू बनाएंगे, राइट। अब टिश्यू जो है वो एक साथ आकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन एक साथ आकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे।
ऑर्गन सिस्टम से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। सही है, तो इस चीज को याद रखिए कि सेल जो इट इज दी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला है? क्योंकि जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कौन डिसाइड करता है? सेल, राइट। देखो आप कभी भी 6 kg का जो बच्चा है वो 60 kg के बड़े से नौजवान में कैसे डेवलप हो जाता है? बिकॉज ऑफ सेल डिविजन। सेल डिवाइड होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सेल ही है जो हमको क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। स्ट्रक्चर हमारा प्रॉपर होता है बिकॉज ऑफ सेल, राइट। अब फंक्शनल यूनिट क्यों बोला है? कहीं ना कहीं देखो सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि ये प्रोसेस जो है इससे एटीपी बनता है। एटीपी इज एनर्जी करेंसी, एनर्जी ऑब्टेन होती है। और जब सेल को एनर्जी मिलेगी दैट मीन्स हमको भी एनर्जी मिल रही है भाई, क्योंकि सेल से ही बन रहे हैं। जब बहुत सारे सेल्स को एक साथ एनर्जी मिलेगी तो ऑर्गन को एनर्जी मिलेगी। जब ऑर्गन को एनर्जी मिल रही है तो कहीं ना कहीं हमें एनर्जी मिल रही है। और जब एनर्जी मिलेगी तब हम क्या करेंगे? काम करेंगे, राइट। लिखेंगे, पढ़ेंगे, भागेंगे, जंप करेंगे, फाइट करेंगे, राइट। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना है कि फंक्शनल यूनिट क्यों बोला है, बिकॉज कहीं ना कहीं सेल जो है ये इसके अंदर जो है एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कि हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जब एनर्जी मिलता है तभी क्या करते हैं? वर्क करते हैं, राइट। सो ये बहुत क्लियरली याद रखना है। मैंने आपको डेफिनेशन बहुत ही सिंपल भाषा में समझा दिया है कि व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम थोड़ा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म याद रखना है एक सेल से बन रहे हैं, राइट। सो याद रखिए दे शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से बोलने का मतलब है कि वो एक सेल जो है वो इतना ज्यादा उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो खुद से जी सकता है, खुद से ही बोल सकते हैं वो सरवाइव कर सकता है। ठीक है, उसको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कोई कैरियर की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो खुद से ही सरवाइव कर सकता है। क्यों कर सकता है ऐसा? बिकॉज इट परफॉर्म्स ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, अब मैं जो है जैसे मैं एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं तो याद रखिए कि मैं एक एनिमल हूं, तो मेरे ही जैसे एक यूनिसेलुलर एनिमल में भी वो फंक्शन होगा, बट उसकी इंटेंसिटी कम होगी, उसका स्केल लेवल कम होगा फंक्शन, पर उसका स्केल लेवल क्या होगा? कम। जितना इंटेंसिटी के साथ मेरे अंदर वो फंक्शन होगा उतना ही इंटेंसिटी के साथ उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा, बट वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो एक्सक्रीशन करेगा। मैं एक्सक्रीशन कर रहा हूं, वो एक्सक्रीशन करेगा, राइट। वो सर्कुलेशन कर रहा है, मैं सर्कुलेशन कर रहा हूं, वो भी सर्कुलेशन करेगा। ठीक है, बट वहां पर देयर विल बी डिफरेंट मोड। ठीक है, मोड जो है वो अलग होगा। हमारे में ब्लड है तो वहां पर समथिंग एल्स विल बी देयर। मैं वॉक कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो यूनिसेलुलर सेल भी वॉक करेगा। वॉक इन द सेंस एक मोड ऑफ मूवमेंट दिखाएगा, एक मोड ऑफ मूवमेंट दिखाएगा। ठीक है, सो ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहली लाइन है दे शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, खुद के दम पर जीने की शक्ति रखते हैं। और क्यों रखते हैं? बिकॉज वो हर एक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जो जीने के लिए आवश्यक है। ठीक है, दो लाइन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने ब्लैक में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो ये भी बात आप सभी को समझ में आ गया होगी कि सेल का स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर में अगर प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है सेल का, तो कहीं ना कहीं वो सेल नहीं कहलाएगा। ठीक है, और ना ही वो अकेले जी पाएगा। किसी भी चीज की कमी, यहां पर बोला यही गया है कि अगर सेल के अंदर किसी भी चीज की कमी है तो वो इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं है, मतलब वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। सो याद रखना है एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। खुद से नहीं जी पाएगा अगर उसके पास कोई भी चीज नहीं है। सपोज वो क्या हो गया है? हैंडीकैप। तो हैंडीकैप हो गया तो कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत पड़ेगी,
या तो आदमी क्या होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा और सैड डेथ हो जाएगी। सेम चीज यहाँ पर, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए सेल का, कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है। दिस इज अबाउट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेल, कि कैसे सेल डिस्कवर हुआ था। ठीक है, इसमें हम सेल की डिस्कवरी के अलावा माइक्रोस्कोप के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक रफ आइडिया लेंगे अबाउट द माइक्रोस्कोप। सेल की हिस्ट्री की बात करूं तो देखो, सेल बायोलॉजी इज इनकम्प्लीट विदाउट द नेम ऑफ वन साइंटिस्ट। ठीक है, एंड उस साइंटिस्ट का नाम आप सभी को पता होगा, राइट, दैट इज रॉबर्ट हुक। इसलिए मैंने उसको देखिए हाईलाइट कर कर लिखा हुआ है, रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। ईयर याद रखना है, इन द ईयर 1665। 1665 ये ईयर याद रखना है। इस साल में उसने, आप सभी ने इसकी स्टोरी पढ़ी होगी कि उसने स्लाइस किया था कॉर्क को, करेक्ट। कॉर्क को स्लाइस करने के बाद उसने उस कॉर्क में हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर में अरेंज्ड सेल दिखे, राइट। हनीकॉम्ब अरेंजमेंट था, इस तरीके से कुछ अरेंज हुए थे सेल्स, राइट, इस तरीके से अरेंज थे। हनीकॉम्ब आप सभी को पता है मधुमक्खी का छत्ता। सो इस तरीके से अरेंजमेंट था सेल्स का। ठीक है, सो उस सेल जो है, सेल का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। सेल जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एंड उस सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट। ठीक है, तो याद रखना है कि पहली बार सेल किसने देखा था, रॉबर्ट हुक। बट आप सभी को पता है कि जो सेल रॉबर्ट हुक ने देखा था वो सेल डेड सेल था, उसका सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट था, राइट। तो वो सेल वॉल ही देख पाया था और कोई भी चीज वो देख नहीं पाया था, सिर्फ उसने सेल वॉल देखा था और उसके अंदर पूरा खोखला था, खाली था। ठीक है, अब याद रखिए आप सभी लोग कि वो जो टाइम था 16 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी तक, वो जो 100 साल था, उसमें बहुत अलग अलग साइंटिस्ट आए और सभी साइंटिस्ट जो हैं उनका अब एक अपना माइक्रोस्कोप उन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, तो जिसका जितना अच्छा माइक्रोस्कोप होता था उतना ही क्लियरली वो बोल सकते हो कि वो देख पाता था इन द सेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा बोलने का जो मेन मोटो है, मकसद है, ये है कि जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था उसकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी थी कि वो सेल वॉल को प्रॉपरली विजुअलाइज कर पाए। ठीक है, अभी आगे भी हम और पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट साइंटिस्ट जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था सेल की डिस्कवरी में। तो ये एक छोटी सी चीज याद रखनी है। ठीक है, अब सेल को देखने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो आप सभी को पता है, वो है माइक्रोस्कोप, राइट। माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो अब याद रखिए कि जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप है वो किसने बनाया था, फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, ज़ेकारियस जैनसन। किसने बनाया था, ज़ेकारियस जैनसन। तो ये बहुत अच्छे से इसको याद रखना है कि फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो है, फर्स्ट माइक्रोस्कोप याद रखना है किसने बनाया था, ज़ेकारियस जैनसन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिए कि अब हम आते हैं एंटोन वॉन लेवनहुक, एंटोन वॉन लेवनहुक पर। ठीक है, ये जो है ये डच साइंटिस्ट था। इनफैक्ट साइंटिस्ट तो बाद में बनाओ, जब उसने लाइफ सेल डिस्कवर किया, उससे पहले वो एक बिजनेसमैन था। ठीक है, वो बिजनेसमैन था और जैसे कि मैंने बताया बच्चों की उस टाइम पर बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप थे, तो उन्हीं में से एक अच्छा माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट एंटोन वैन लेवनहुक के पास भी था। अब इस एंटोन वैन लेवनहुक जो है वो सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर कुछ सोच रहा था। मैं स्टोरी आपको थोड़ा नरेट कर दूं कि कैसे उसने लाइफ सेल देखा था। तो वो बाहर ऑफिस में अपने बैठा था, तो उसने देखा बाहर बारिश हो रही है। तो पता नहीं एक्सीडेंटली उसको क्या दिमाग में आया कि उसने टेस्ट ट्यूब लिया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लिया एंड जाकर बाहर सॉइल जो है, सॉइल के साथ पानी कलेक्ट किया टेस्ट ट्यूब में।
सॉइल एंड पानी, वाटर को कलेक्ट किया टेस्ट ट्यूब में, और उसको उसने कहीं ना कहीं स्लाइड पर रखा, प्लॉट किया, और फिर उसको उसने अपने पर्सनल माइक्रोस्कोप में उसको देखा। देखने के बाद उसको क्या दिखाई दिया? लाइव सेल, जो कि थोड़ा हिल रहा था, मूव कर रहा था। सो याद रखना है, फर्स्ट लाइव सेल जो है उसको किसने डिस्कवर किया था? एंटोन वॉन लेवेनहुक ने, ठीक है। और वो सेल जो था वो किसका सेल था? प्रोटोजोआ। इसको भी बहुत अच्छे से आप सभी को याद रखना है। तो अभी तक हमने दो साइंटिस्ट, इनफैक्ट 3 साइंटिस्ट के बारे में देखा है। पहला है ज़ेकारिस जैनसन, जिसने पहला सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, राइट। और सेकेंड साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, 1665, ठीक है। अब याद रखिए कि ये सब चीज का जिक्र रॉबर्ट हुक ने उसकी बुक में किया है, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक लिखी थी रॉबर्ट हुक ने, जिसमें उसने ये सारी बातों का जिक्र किया है कि कैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको क्या चीज दिखाई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसने बताई है। अब आगे आते हैं, आगे एक और साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन जो है ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ठीक है। न्यूक्लियस आप सभी को पता है कि इट इज द पार्ट ऑफ द सेल व्हिच कंटेन्स क्रोमोसोम, राइट। सो रॉबर्ट हुक जो है उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, और कौन से प्लांट में उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था या फर्स्ट टाइम देखा था? इन ऑर्चिड रूट्स। ऑर्चिड्स के रूट्स के सेल्स में उसने न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम देखा था, ठीक है। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है साइंटिस्ट का जो आप सभी को याद रखना है। यहां पर मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूं, ठीक है। सो कुछ साइंटिस्ट के नाम आप सभी को बहुत क्लियरली याद रखने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक रफ आइडिया मैं दे देता हूं, 3 टाइप के माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन। सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करूं मैं तो याद रखिए कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो मैग्नीफायर, जूम, मैग्नीफायर मतलब बच्चों याद रखिए जूम, कितना जूम कर सकता है एक ऑब्जेक्ट को? 50 to 100 टाइम्स। जो उसका साइज होगा ऑब्जेक्ट का, उससे 50 to 100 टाइम्स तक उसको ज्यादा जूम कर सकता है, मैग्नीफाई कर सकता है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ा अपडेटेड वर्जन है एज कंपेयर टू सिंपल, राइट। और वो कितना मैग्नीफाई कर सकता है? 1000 टाइम्स और मोर देन 1000 टाइम्स, ठीक है। सो ये सेकेंड टाइप याद रखिए। थर्ड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिंपल और कंपाउंड दोनों से ही ज्यादा अपडेटेड वाला है, एंड ये जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप याद रखिए कहीं ना कहीं इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखने में सक्षम है। इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके सेल के अंदर देख सकते हैं, उसके अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स को देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं, न्यूक्लियस को देख सकते हैं, राइट। क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन शो करता है, 5 लाख से भी ज्यादा, 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा टाइम जो है वो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है। मतलब जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट का साइज होगा उससे 5 लाख ज्यादा टाइम उसको आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 5 लाख ज्यादा टाइम जो है उसको क्या कर लेगा? जूम करके दिखाएगा, ठीक है। सो ये याद रखना है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन भी याद रखिए कितने ज्यादा टाइम मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट को। उसके बाद ये 4 साइंटिस्ट हैं, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है 1665, ठीक है। सो इतना याद रखिए। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम सेल थियरी, ठीक है। सेल थियरी की मैं बात करूं तो सेल थियरी जो है इसको 3 साइंटिस्ट ने मिलाकर दिया था, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम था मैथियस शेल्जन, थियोडोर श्वान एंड रुडोल्फ विरकाउ, ठीक है।
3 साइंटिस्ट हैं। इन तीनों के बारे में जानने से पहले यहाँ पर मैंने कुछ साइंटिस्ट के नाम लिखे, वो जान लेते हैं सबसे पहले। सो डुजार्डिन, ठीक है, फर्स्ट जो साइंटिस्ट है उनका नाम है डुजार्डिन। डुजार्डिन जो साइंटिस्ट है उनके बारे में याद रखिए कि इन्होंने सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को डिस्कवर किया था और उसको नाम दिया था सारकोड। क्या नाम दिया था? सारकोड, ठीक है। सो याद रखिए कि डुजार्डिन डिस्कवर्ड सारकोड, ओके। सो क्या डिस्कवर किया था? सारकोड। सारकोड का मतलब क्या होता है? सेमी फ्लूइड लिविंग सब्सटेंस। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, डुजार्डिन सारकोड। अब सारकोड को रीनेम किया था पुरकिंजी ने। सारकोड को रीनेम किया था पुरकिंजी ने और क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म याद रखना है, प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। सो याद रखना है व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्म आप सभी को पता है लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। एंड लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को मिलाकर एक टर्म है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सो याद रखना है प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो किसने दिया था? पुरकिंजी ने। और प्रोटोप्लाज्म का एक और नाम है सारकोड, जो कि किसने दिया था? डुजार्डिन, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं, सेल थियरी, ठीक है। अब सेल थियरी की मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके निर्माता 3 साइंटिस्ट थे। तीनों के सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन देख लेंगे कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था सेल थियरी में, उसके बाद सेल थियरी को अच्छे से समझेंगे। अब मैथाइस शेल्डन की बात करूं तो ये जर्मन से बिलोंग करते थे साइंटिस्ट, और ये जो है एक बॉटनिस्ट थे और इन्होंने इन द ईयर 1838, बॉटनिस्ट थे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे प्लांट के सैंपल को एनालाइज किया और देखा और पाया कि कहीं ना कहीं ये जो प्लांट्स हैं वो टिश्यू से बन रहे हैं, और टिश्यू जो है कहीं ना कहीं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स को मिलाकर बन रहा है, ठीक है। सो ये याद रखिए कि क्या वर्क था मैथिस शेल्डन का। मैथिस शेल्डन का यही वर्क था कि उसको पता चला प्लांट को देखकर कि प्लांट कहीं ना कहीं टिश्यू से बन रहा है, और टिश्यू जो है वो अलग अलग टाइप के सेल्स को एक साथ मिलाकर टिश्यू बन रहा है, ठीक है। सो ऑब्जर्व्ड दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म टिश्यू। क्लियर है? सो ये वर्क याद रखना है। नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ बढ़ते हैं, थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान, अब ये जो साइंटिस्ट भाई साहब हैं ये थे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। कहाँ से थे? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, लंदन भी बोल सकते हैं, वहीं के थे। ये साइंटिस्ट जो है ये जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब आप सभी को पता समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा कि ये बाय प्रोफेशन एनिमल्स पर काम ज्यादा करते थे, ठीक है। अब ये 1839 की बात है, ठीक है। दोनों जो है कहीं ना कहीं एक ही साल में आसपास लमसम साल में ही काम कर रहे थे, ठीक है। अब थियोडोर श्वान जो है उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को देखा, उनके सैंपल्स, उनके सेल्स को देखा और बताया कि एनिमल्स सेल्स जो है उनके पास एक आउटर कवरिंग है, एक आउटर थिन लेयर है, थिन कवरिंग है, ठीक है, जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम याद रखना है, किसने दिया था? नागेली एंड क्रैमर। किसने दिया था? नागेली एंड क्रैमर, ठीक है। सो ये याद रखना है कि क्रैमर एंड नागेली जो है इन्होंने क्या किया था? नाम दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बट उसको डिस्कवर किसने किया था? टी श्वान या थियोडोर
स्वान जो है इसने डिस्कवर किया था इन एनिमल सेल। अब आखिर में उस साइंटिस्ट ने, थियोडोर स्वान ने क्या कंक्लूड किया कि प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल के पास एक यूनिक फीचर होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं दिखाई देता है, ठीक है। मतलब इसने कहीं ना कहीं एक दो प्लांट के सैंपल्स भी एनालाइज किए होंगे, तो उस पर उसने ये कंक्लूजन दिया कि जो प्लांट के सेल हैं उनमें एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो कि एनिमल्स के सेल में नहीं होती है, और वो प्रॉपर्टी थी कि एनिमल्स सेल डू नॉट कंटेन सेल वॉल, ठीक है। सो याद रखना है, एनिमल्स डू नॉट कंटेन सेल वॉल वेयरएज प्लांट कंटेन सेल वॉल। ये भी किसने बताया था? थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान ने जो दो चीज बताई थी, पहली चीज बताई थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, राइट। उसके बाद दूसरी चीज क्या बताई थी कि प्रेजेंस ऑफ प्लांट सेल विद सेल वॉल एंड प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एनिमल सेल, ठीक है, विदाउट सेल वॉल, ठीक है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सो ये कुछ चीजें याद रखनी है इन थियोडोर स्वान्स, ठीक है। ये था थियोडोर स्वान का एक्सप्लेनेशन। अब फाइनली इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद उसने एक हाइपोथेसिस दिया, ठीक है। अब वो हाइपोथेसिस क्या था कि कोई भी बॉडी हो, वेदर इट इज अ प्लांट और एनिमल, कोई भी बॉडी हो वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, वो कहीं ना कहीं सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी है। कोई भी बॉडी हो वो कहीं ना कहीं सेल्स बनी है एंड उसके प्रोडक्ट से बनी है, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ सेल में हम ले सकते हैं, ठीक है, CO2 आएगा, राइट। इसके अलावा हम ले सकते हैं प्रोटीन्स ले सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हम ले सकते हैं एग्जांपल। सो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द सेल। क्लियर है? सो ये सेकंड साइंटिस्ट का एक्सप्लेनेशन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, ठीक है। अब याद रखना है कि ये दोनों साइंटिस्ट ने कंबाइन होके सेल थियरी बनाई थी। ये दोनों साइंटिस्ट ने कंबाइन एक साथ आकर एक टीम बनाकर सेल थियरी बनाई थी, बट उस सेल थियरी में एक चीज मिसिंग थी, और वो चीज थी कि इन्होंने ये नहीं बताया कि न्यू सेल कैसे बनते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों जन ने एक साथ आकर सेल थियरी बनाया, बट वहां पर एक चीज मिसिंग थी कि इन्होंने इस चीज के बारे में नहीं बताया था कि नए सेल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विरकाउ। साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विरकाउ। रुडोल्फ विरकाउ साइंटिस्ट इन द ईयर 1855, ठीक है। इन्होंने बताया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। क्या बताया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, राइट। ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या? कोई भी नया सेल बनेगा तो वो सेल जो है वो अपने पुराने वाले सेल से ही डिराइव होगा, वो अपने पुराने वाले सेल से ही बनेगा, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उससे ही नया सेल बनेगा, और प्रोसेस का नाम होता है सेल डिवीजन। सही है, राइट। सो ये बातें बहुत अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तीनों साइंटिस्ट ने क्या क्या किया था, ठीक है। अब यहां पर एक चीज याद रखना है कि अब दो साइंटिस्ट नहीं थे सेल थियरी में, अब तीसरा भी आ गया था जिसका नाम था रुडोल्फ विरकाउ। क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट ने एक बात एक्सप्लेन नहीं की थी कि कैसे नए सेल बनते हैं, जो कि किसने एक्सप्लेन किया था? रुडोल्फ विरकाउ। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इन तीनों के, ठीक है। एक्चुअल सेल थ्योरी ये दोनों ने मिला के दी थी, पर उसमें कुछ एरर्स थे जिसको ठीक करके फिर एक सेल थ्योरी बनी, जिसमें एक और नाम का बोल सकते उल्लेख आया था, और वो था रुडोल्फ विरकाउ, ठीक है। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने एक साथ आकर सेल थियरी बनाई थी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं अबाउट सेल थियरी। उससे पहले ये तीनों साइंटिस्ट के भी नाम याद रखो, नगेली एंड क्रैमर। नगेली एंड क्रैमर का क्या अचीवमेंट था? दे गेव द नेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली डिस्कवर किसने किया था? थियोडोर स्वान। पुरकिंजी याद रखना है, उसने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म को पहले क्या नाम था? सारकोड। सारकोड किसने नाम दिया था? डुचार्डिन, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक मैंने जितने भी नाम बताए, वेदर इट इज रॉबर्ट हुक, whether it is Anton and Leeuwenhoek, whether it is
रॉबर्ट ब्राउन, वेदर इट इज ज़कायरस जैनसन, ठीक है, सारे नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबको याद करना है आप सभी लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि की फीचर्स क्या क्या होंगे सेल थियरी के, ठीक है। एक दो फीचर्स तो आप सभी को पता चल गया होगा जब हमने ये 3 साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया, तो कुछ फीचर्स आप सभी को पता चल गए होंगे। सबसे पहले फीचर की बात करें तो कोई भी बॉडी है, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, वो बॉडी कहीं ना कहीं किससे बनेगी, सेल्स या फिर उसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, दो चीज से बनेगी, सेल से या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। सो ये पहली चीज, इसको अच्छे से याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करूं मैं तो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि ईच सेल इज मेड अप ऑफ, ईच सेल इज मेड अप ऑफ मास ऑफ, स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सही है, करेक्ट दिया हुआ है, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट है, लिक्विड और कैन से सेमी फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट है, राइट, और दो जगह पे है, न्यूक्लियस में है और सेल के अंदर है, राइट। सो स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग न्यूक्लियस इन इट्स इनसाइड, न्यूक्लियस अंदर है, एंड सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है, राइट, किससे सराउंडेड है, इट इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल होगा अगर प्लांट सेल है, और सेल वॉल नहीं होगा अगर एनिमल सेल है, राइट। सो ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है सेल का स्ट्रक्चर कि प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म के अलावा क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है सेंटर में, न्यूक्लियस के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और सबसे बाहर जो है वो क्या है, सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट एंड एब्सेंस इन केस ऑफ एनिमल्स, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये तो लाइन है, ये रुडोल्फ विर्काउ ने बता दी थी कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, activities of an organism are the sum total of activities of its constituent, सही बात, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही एक्सप्लेन किया है ये चीज कि मेरा बॉडी को अगर एनर्जी मिल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसको एनर्जी मिल रहा है, सेल को एनर्जी मिल रहा है, राइट। जब सेल को एनर्जी मिलेगा तभी तो हम हमारे बॉडी को भी क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेल जो है वो तो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है, हमने देखा था, बट सेल ऑर्गेनल्स इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं, सेल जो है इट इज टोटीपोटेंट, सेल क्या होता है, टोटीपोटेंट, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द सेल, एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू अ न्यू टाइप ऑफ सेल, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको भी याद रखिए, इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे टोटीपोटेंसी के बारे में, अभी इतना ही याद रखना है कि सेल शोज totipotency. What is totipotency? Ability of the cell to divide and differentiate into a new type of cell, organ or a organism, ठीक है। अब बच्चों देखिए, सेल थियरी तो हमने देख ली, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। यहां पर मैं कुछ एक्सेप्शंस को एनलिस्ट कर रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लो, एक्सेप्शंस, ठीक है। पहला एक्सेप्शन है वायरस। वायरस के पास सेलुलर मशीनरी तो नहीं है, राइट, उसके पास ना ही सेल है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ नहीं, राइट। स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज लिविंग। तो याद रखते हैं वायरस डज नॉट हैव
डू नॉट हैव या डज नॉट हैव सेलुलर मशीनरी, ठीक है, बट स्टिल दे आर कंसिडर्ड एज लिविंग, ठीक है। सो स्टिल कंसिडर्ड एज लिविंग, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन है अबाउट आरबीसी। आरबीसी जो है, इसके अलावा एक और है सीवी ट्यूब, सीवी ट्यूब सेल्स, ठीक है। सीवी ट्यूब सेल्स फ्लोएम का पार्ट है, फ्लोएम सुना होगा आपने, ठीक है। सो ये आरबीसी एंड सीवी ट्यूब सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, स्टिल दे आर लिविंग, स्टिल दे आर लाइव, ठीक है, अभी भी जिंदा है, ठीक है। सो ये दो एक्सेप्शन है, इनको याद रखिए। पहला एक्सेप्शन है वायरस, दे डू नॉट हैव सेलुलर मशीनरी बट स्टिल दे आर कंसिडर्ड एज लिविंग। दूसरा है आरबीसी एंड सीवी ट्यूब सेल्स, ये दोनों ही सेल्स ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ई न्यूक्लिएटेड, टर्म याद रखना है, ई न्यूक्लिएटेड, दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं है बट स्टिल दे आर कंसिडर्ड एज लाइफ, ठीक है। दो एक्सेप्शंस और की फीचर्स ऑफ सेल थियरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। सेल थियरी याद रखना है, जो नींव है, बेस ऑफ सेल थियरी किसने दिया था? शेल्डन एंड स्वान, पर उसको और थोड़ा उसमें एड ऑन किसने किया था? रुडोल्फ विर्काउ, ठीक है। एक्चुअली याद रखिए सेल थियरी शेल्डन एंड स्वान ने ही दिया था, ठीक है। ओके, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से याद रखिए। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं, थोड़ा ओवरव्यू देखना है सेल का, सो वही है हमारा आगे का टॉपिक, ओवरव्यू ऑफ द सेल, ठीक। सो इसमें क्या करेंगे, देखिए सभी ने अपने लोअर क्लास में ये चीज़ की हुई कि सपोज वी टेक एन ऑनियन पील, ठीक है, कांदे का छिलका एक सैंपल है, ऑनियन पील। दूसरा सैंपल है cells from the cheek of human, cells from the cheek of humans, यहाँ cheek से cell, ठीक है। अब दोनों जो है कहीं ना कहीं सेल से बने, ठीक है। ये चीक जो है वो वहां पर भी कहीं ना कहीं सेल है, और ऑनियन पील जो है इसमें भी क्या प्रेजेंट है? सेल, ठीक। ऑनियन सेल जो है, ये ऑनियन पील जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लांट सेल, करेक्ट है। और जो ह्यूमन चीक है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनिमल सेल, सही है, इतना क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। प्लांट सेल की मैं बात करूं तो प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होगा वो किसका होगा? सेल वॉल, राइट। सबसे बाहर का जो दीवार होगा वो होगा सेल वॉल, और उसके अंदर की जो दीवार होगी उसको हम बुलाएंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि इनर टू सेल वॉल, ठीक। अब एनिमल सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस है कि वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाहर विलाय जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, सुना होगा, तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। अब दोनों ही प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही क्या प्रेजेंट होता है? एक डेंस मेम्ब्रेनस या फिर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, राइट। आप सभी ने अभी कुछ देर पहले देखा था प्रोटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, जाहिर सी बात है वही चीज यहाँ पर बताई गई है। अब न्यूक्लियस की बात करूं मैं तो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम, करेक्ट है। क्रोमोसोम जो है कहीं ना कहीं किससे बनता है? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, राइट। ये दोनों को मिलाकर थोड़ा कॉइलिंग वगैरह होता है और क्या बन जाता है? क्रोमोसोम, ठीक। अब ये हो गया अबाउट प्लांट एंड एनिमल सेल।
अब थोड़ा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में फर्क देख लेते हैं। प्रोकैरियोट, अब याद रखिए कि प्रोकैरियोट डज नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस, ठीक है, उनके पास ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है, ओके, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा और कोई भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, ठीक है, ना न्यूक्लियस होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, ना ही और कोई सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। बट एक चीज कॉमन होगी, और वो चीज क्या है, दोनों ही प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा जिसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा जिसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म याद रखना है बच्चों की साइटोप्लाज्म एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, वहां पर अलग अलग सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस आपने सुना होगा, राइट। अब ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस तो एक पार्ट है, कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म में ही हमारे बाकी भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, सही है ना। सपोज ये सेल है मेरा, तो सेल में ही न्यूक्लियस, सेल के ये हो गया साइटोप्लाज्म अपना, ये अपना साइटोप्लाज्म हो गया, तो साइटोप्लाज्म में ही न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में ही मैं माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया भी कहां है, साइटोप्लाज्म में, राइट। उसके अलावा वैक्यूल्स भी कहीं ना कहीं वही है। तो याद रखना है कि साइटोप्लाज्म जो एक अरीना है नॉट ओनली फॉर सेलुलर एक्टिविटीज बट ऑल्सो they are basically the site or the garage, they are the garage for keeping cell organelles, ठीक है, ठीक है। अब ये याद रखना है कि ये हमने सिमिलैरिटी देख ली कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब यूकैरियोट में कौन से और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है, which are the other membrane bound cell organelles। बच्चों देखो मेम्ब्रेन मतलब क्या, यहां पर हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर रहा हूं तो यहां पर याद रखना है कि ये एक हो गया मेम्ब्रेन, ये भी हो गया मेम्ब्रेन, ठीक है। सो मेम्ब्रेन इज नथिंग बट वॉल, तो मैं मेम्ब्रेन वर्ड यहां जहां भी यूज कर रहा हूं समझो यहां पर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं या फिर सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं यूकैरियोट में जिसमें सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी या फिर दे आर मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहला क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हर एक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन द लेटर अपकमिंग लेक्चर्स। इसके अलावा है गोल्गी बॉडीज, इनके पास भी मेम्ब्रेन होता है, लाइसोसोम्स, इनके पास भी मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोबॉडीज, ये सभी ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब एक खास तरीके का सेल ऑर्गेनल है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है, बिना दीवार के है, इट इज नॉन मेम्ब्रेनस, और उस सेल ऑर्गेनल का नाम है राइबोसोम। राइबोसोम ऐसा पार्ट, ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये दोनों में होगा, प्रोकैरियोट में भी होगा एज वेल एज इन यूकैरियोट, सो इट इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड इन यूकैरियोट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। याद रखना है कि राइबोसोम्स सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता, साइटोप्लाज्म के अलावा भी कहीं कहीं पाया जाएगा, जैसे कि RER। RER का मतलब बच्चों याद रखना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो याद रखना है राइबोसोम्स आर नॉट ओनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म बट आल्सो दे आर फाउंड इन सम सेल ऑर्गेनल्स लाइक RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर है, ठीक है, हाँ, ठीक है। बट ये किसमें होगा, यूकैरियोट, ये तो यूकैरियोट में, राइट। तो यूकैरियोट का जो राइबोसोम है वो कहां होगा, साइटोप्लाज्म में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, ठीक है, ये याद रखो बच्चों। अब इसके अलावा एनिमल्स में एक खास सेल ऑर्गेनल होता है जो कि मेम्ब्रेन
नहीं होता है, इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, और उसका नाम है सेंट्रियोल्स। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखो बच्चों कि कौन से सेल ऑर्गेनल्स नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। राइबोसोम होता है और सेंट्रियोल। सेंट्रियोल लेकिन प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में ही होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। ठीक है, सेंट्रियोल इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, नॉट इन प्लांट सेल। ठीक है, सो इतना कॉन्सेप्ट, ये फंडा क्लियर रखो। प्लांट एनिमल सेल में क्या फर्क है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या फर्क है। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कॉमन भी क्या है, ये भी याद रखो। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सेल के अलग अलग शेप होते हैं, साइज होते हैं, एज वेल एज फंक्शंस होते हैं, राइट। तो याद रखना है कि सेल्स कैन बी ओवल शेप, पोलीगोनल शेप, एलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल, सर्कुलर। सो ये अलग अलग शेप्स के सेल होते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ सेल्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है, और कुछ सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, अब याद रखो बच्चों कि माइकोप्लाज्मा या फिर माइकोप्लाज्मास, दे आर द स्मॉलेस्ट सेल्स। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा का, जिसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर्स। कितना होगा, 0.3 माइक्रोमीटर्स। माइकोप्लाज्मा याद रखना है बच्चों, इट इज अ बैक्टीरिया विदाउट अ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा इज द बैक्टीरिया विदाउट अ सेल वॉल। ठीक है, अब बैक्टीरियाज का जनरली जो साइज होता है वो डिफर करता है, और रेंज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर्स। बैक्टीरियाज का साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर्स। अब इसके बाद कुछ सेल्स यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स काफी बड़े होते हैं, उनके अलावा बहुत ब्रांच्ड भी होते हैं, राइट, ब्रांच्ड होते हैं। याद रखो बच्चों, इट इज नर्व सेल्स आर दी लॉन्गेस्ट सेल्स, बहुत बड़े सेल हैं, लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल्स आर दी लॉन्गेस्ट सेल। अब यहाँ पर मैंने आरबीसी बनाया है। आरबीसी जो है इट इज ओवल एंड बाइकॉन्केव। आरबीसी क्या होता है, ओवल एंड बाइकॉन्केव, इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। नॉर्मली उसका साइज होता है 0.7 माइक्रोमीटर्स। कितना होता है, 0.7 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर्स। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स इज अ पार्ट ऑफ जाइलम। जाइलम का ही एक सेल है ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स भी एलोंगेटेड होता है, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक और बनाया है कॉलमिनार एपिथेलियल। कॉलमिनार एपिथेलियल जो है कहीं ना कहीं लॉन्ग है एंड नैरो है, ठीक है, कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज्ड है। इसके बाद यहाँ पर मैंने मेसोफिल सेल्स बनाए जो कि राउंड एंड ओवल दिखाई देंगे। मेसोफिल सेल आप सभी को मालूम है, दे आर द सेल्स विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ओके, अब थोड़ा और देखते हैं। बैक्टीरिया का जैसे मैंने बता दिया है 3 to 5 माइक्रोमीटर्स का साइज होगा। लार्जेस्ट सिंगल सेल इन ऑस्ट्रिच, बच्चों याद रखना है, लार्जेस्ट सिंगल सेल इन ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। सिंगल सेल में, मल्टी सेलुलर में सबसे बड़ा होता है ऑस्ट्रिच का एग, सबसे बड़ा सिंगल सेल, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया आरबीसी 0.7 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। अब इसके बाद नर्व सेल मैंने बताया है लॉन्गेस्ट है, ठीक है। अब याद रखना है एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया यूनिसेलुलर एल्गे, इट इज अ यूनिसेलुलर एल्गे which is up to 10 centimeters in size। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, एसिटाबुलेरिया is the algae which is 10 सेंटीमीटर, यूनिसेलुलर होने के बावजूद 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। सो डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे एक और चीज आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना कि जो भी सेल है उनका साइज हमेशा किस में मेजर करते हैं, माइक्रोमीटर्स में, ठीक। ये अच्छे से याद रखो बच्चों कि कोई भी सेल है तो उसका साइज हमेशा हम लोग किस में मेजर करते हैं, माइक्रोमीटर्स, ठीक है। क्लियर है?
ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, 3 टाइप है, इसमें बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस थोड़े थोड़े नोट्स याद रखने, लिख के रखो। 3 टाइप के सेल्स हैं, पहला है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, दूसरा है डिफरेंशिएटेड सेल्स, तीसरा है डी डिफरेंशिएटेड। अब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बच्चों याद रखना है, इस कैटेगरी के जो सेल्स होते हैं उनके पास एक खास प्रॉपर्टी होती है ऑफ डिवीजन। इनके पास बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है डिवाइड होने की। और कौन से सेल्स हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं? शूट अपाइकल मेरिस्टम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टम। ठीक है, स्टेम सेल हमारे में भी होता है, राइट। स्टेम सेल हमारे बोन मैरो में बनता है, राइट। और स्टेम सेल से क्या बनते हैं? आरबीसी बनता है, डब्ल्यूबीसी बनता है, करेक्ट। सो ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में हम एग्जांपल स्टेम सेल ही ले सकते हैं, बट इन द केस ऑफ प्लांट्स हम एग्जांपल लेंगे शूट अपाइकल मेरिस्टम, रूट अपाइकल मेरिस्टम। शूट अपाइकल मेरिस्टम सैम, रूट अपाइकल मेरिस्टम रैम, RAM। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटेड सेल्स। डिफरेंशिएटेड सेल्स बच्चों याद रखना है, यहां पर कौन से सेल्स आएंगे? ऐसे सेल्स जो कि क्या है? स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, दे आर परफॉर्मिंग अ वेरी स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, सो याद रखना है कि वो एक खास फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं मेसोफिल सेल्स का, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, राइट। उसके अलावा हम एग्जांपल ले सकते हैं आरबीसी का। आरबीसी क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, करेक्ट है। तो एग्जांपल याद रखना है डिफरेंशिएटेड सेल्स जो कि खास फंक्शन परफॉर्म करेंगे। थर्ड है डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। अब डी डिफरेंशिएट का मतलब क्या है? They are differentiated cells which revert to de-differentiation. ये कन्वर्ट हो जाते हैं to undifferentiated, होते हैं differentiated ही, but they revert themselves, they convert themselves into undifferentiated cells। इसका मतलब उनके पास फिर से एक खास प्रॉपर्टी आ जाती है डिवीजन करने की, क्योंकि डिवीजन करने की प्रॉपर्टी किसकी है? अनडिफरेंशिएटेड सेल की। तो कहीं ना कहीं इनके पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है बिकॉज दे रिवर्ट टू अनडिफरेंशिएटेड स्टेट। ठीक है, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कॉर्क कैम्पियम। क्या एग्जांपल ले सकते हैं? कॉर्क कैम्पियम। बच्चों तीनों टाइप्स याद रखना है, टाइप्स ऑफ सेल्स, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड एंड डी डिफरेंशिएटेड। ठीक है, आई एम होपिंग कि आप सभी को आज के लेक्चर में सारी टॉपिक्स जो भी मैंने पढ़ाए सब क्लियर होगा। इन केस कोई भी डाउट है, आप सभी के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का जो मेरा आईडी है, यूजर आईडी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, या जो भी डाउट्स रहेगा आप मुझे वहां पर बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।